नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। और पिछली क्लास में हमने इसकी जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी या जो भी जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने इस क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसकी घटनाएं, प्रकाशिकी की घटनाएं पढ़ेंगे। द ऑप्टिकल इंसिडेंट्स जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रकाशिकी की घटनाएं कौन कौन सी है। अब सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन। सबसे पहले अगर देखें तो हमको कौन सी घटना देखने को मिल रही है प्रकाशिकी में? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है वैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है, परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें जब प्रकाश की किरण किसी स्मूथ सरफेस से या किसी चिकने सतह से टकराती है और टकरा के पुनः जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम में अगर बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन की घटना कहते हैं या परावर्तन की घटना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए परावर्तन, रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? परावर्तन। परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं, जो कि छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ा होगा आपने। तो परावर्तन क्या होता है उससे आप जानते हैं। लेकिन परावर्तन के लिए क्या चीज मेन जरूरी होती है कि एक तो इसके लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। जो कंडीशंस है मतलब स्मूथ सरफेस होना चाहिए, इसके लिए चिकनी सतह होनी चाहिए। मतलब जो भी सतह आप ले रहे हैं, जिस पर आप रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए उसकी सतह कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो पॉलिश्ड होना चाहिए। मतलब जो भी स्मूथ सतह आप ले रहे हैं, जो भी स्मूथ सरफेस आप ले रहे हैं या चिकनी सतह जो ले रहे हैं, उसके पीछे जो है पॉलिश की हुई होनी चाहिए। माध्यम जो है अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है, तो उसके लिए अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए, लेकिन अपारदर्शी भी ऐसा चिकना स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इस घटना के लिए हमको चाहिए। रिफ्लेक्शन प्रकाश की इस घटना के लिए चाहिए ही चाहिए, और स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसमें भी देखिए सरफेस जो है उसका रेगुलर है या इरेगुलर है, तो उसके माध्यम से भी या उसके हिसाब से भी दो हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन उसी लिए मिलता है कि आप जो स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, जो चिकनी है, चिकनी तो है लेकिन स्मूथ जो है वो रेगुलर सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, ठीक है ना। डिफ्यूज तो नहीं है, तो रेगुलर सरफेस है या इरेगुलर है, मतलब नियमित है, उसका सतह एकदम नियमित रूप से एक जैसा है या अनियमित सरफेस है इसका। तो देखिए उस हिसाब से हमको दो रिफ्लेक्शन के टाइप हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या चीजें मिलती है, देखिए इस डायग्राम में अगर देखें तो ये इंसिडेंट रे, मतलब ये प्रकाश के स्रोत से कहीं से ये किरण जो है आ रही है। तो प्रकाश के स्रोत से ये किरण आ रही है, अब किरण के रूप में ले रहे हैं, किरण प्रकाशिकी वाली चीज ले रहे हैं हम। फिर हम वो भी लेंगे, तरंग प्रकाशिकी वाली चीजें भी हम समझेंगे। लेकिन पहले किरण प्रकाश वाली में क्या क्या चीजें हैं आपके जो भी सिलेबस में है वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इंसिडेंट रे कहीं से आ रही है, ये है आपतित किरण है, जो किसी ना किसी सोर्स से आएगी। तो ये आपतित किरण कहीं से आ रही है और इस स्मूथ सरफेस से, जो भी ये पीछे जो दे रखा है वो पॉलिश की हुई है, यहाँ पे क्या है ये पॉलिश्ड सरफेस है ना। तो पॉलिश्ड है लेकिन कौन सा है ये? प्लेन मिरर है। अब जरूर नहीं मिरर प्लेन मिरर में ही रिफ्लेक्शन हो, ठीक है ना। कर्व मिरर में भी होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर जिनसे बनते हैं, जो उनके सरफेसेस कहते हो कैसे होते हैं? कर्व होते हैं। इसका जैसे प्लेन है सरफेस, इसीलिए प्लेन मिरर है। अगर कर्व सरफेस होता है इसका तो ये स्फेरिकल या कर्व मिरर होते, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए क्या है, पॉलिश सरफेस दे रखा और एक जैसा है, रेगुलर है। तो यहां से जो भी इंसिडेंट रे आ रही है, अब ये बीच में आपको जो चीज दिख रही है ये नॉर्मल है, जिसको हम अब ये क्यों लेते हैं नॉर्मल? अभिलंब बोलते हैं इसको। नॉर्मल मतलब अभिलंब, हिंदी में अभिलंब कहते हैं इसको। तो अभिलंब क्यों लेते हैं कि जिस भी स्मूथ सतह पर कोई किरण आके टकरा रही है तो वो किस कोण पर आके उसे टकरा रही है, तो कोण हमेशा उस अभिलंब से लिया जाता है। तो जहां से भी पर्टिकुलर वो जहां पे भी लाइट टकरा रही है तो उस बिंदु के यहाँ उस सतह पर जो 90 डिग्री बनाता हुआ एक जो लाइन जाती है, ठीक है ना, जो उसके बिल्कुल लंबवत होती है, तो उस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं।
तो जहां पे भी ये किरण, प्रकाश की किरण उस प्लेन मिरर के जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या जिस सतह के जितने भी भाग पर वो टकरा रही है जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के जस्ट परपेंडिकुलर जो भी रेखा गुजरती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष जो है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हम लेते हैं। तो देखिए अब यहां पे अगर देखें तो इंसिडेंट एंगल को कितना ले रखा है, आई ले रखा है, ठीक है ना, और रिफ्लेक्टेड एंगल को कितना ले रखा है, आर ले रखा है। तो नॉर्मल से ये कितना एंगल बन रहा है, जिस भी नॉर्मल के साथ ही आपतित किरण जितना भी एंगल बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपतन कोण, जिसको हम इंसिडेंट एंगल भी कहते हैं। तो आई तो हो गया आपतन कोण, और आर जो होगा वो, सॉरी, आर जो है उसको परावर्तन कोण या परावर्तन कोण कहते हैं कि किस एंगल पर उस नॉर्मल के साथ कितने एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट होके या परावर्तित होके वो किरण जा रही है उसी माध्यम में। तो देखिए अब ये दूसरे माध्यम में तो गई नहीं, क्योंकि स्मूथ पॉलिश सरफेस है, जिस माध्यम में आ रही थी, जैसे हवा वाले माध्यम में थी तो वापस हवा वाले माध्यम में गई, उस मिरर के अंदर वो एंटर भी नहीं की। इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन या परावर्तन की घटना कहते हैं। तो इसमें देखिए जिस भी कोण पर यह आई और जिस कोण पर वो जा रही है वो हमेशा आई जो है आर के क्या मिलता है, हमको बराबर मिलता है, ठीक है ना। आई जो है हमेशा कैसा मिलेगा, आर के बराबर मिलता है। ये परावर्तन के फलस्वरूप हमको देखने को मिलता है कि किसी भी जो भी किरण किसी स्मूथ सरफेस पे टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो रही है, या जब भी किरण परावर्तित होती है किसी स्मूथ सरफेस से या चिकने सतह से, तो उससे हमको क्या चीज देखने को मिलती है, उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव समान देखने को मिलता है परावर्तन के फलस्वरूप, ठीक है ना। तो ये है परावर्तन। अब देखिए इसमें अगर इरेगुलर सरफेस होता, रेगुलर सरफेस है, तब तो ये चीज मिल रही है हमको, तो जितनी किरणें आएगी वो समान एंगल से विपरीत होती रहेगी, परावर्तित होती रहेगी। और सारी किरणें अगर वो पैरेलल मिलती है, मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रही है, मतलब समांतर किरणें अगर बहुत सारी आके किसी स्मूथ या चिकने सरफेस से टकरा रही है, तो वापस वो रिफ्लेक्ट भी जब होगी सारी वो किरणें, तो वो भी अगर समांतर रहती है एक दूसरे से, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। कि देखो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार है परावर्तन के, दो प्रकार है। वो भी किसके माध्यम पे हो रहे हैं, जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, जो सतह ले रहे हैं, परावर्तित सतह जो ले रहे हैं, वो अगर उसका शेप कैसा है, स्मूथ तो होगी वो तभी परावर्तन हो रहा है, मतलब चिकनी तो होगी वो सतह, लेकिन परावर्तन तभी मिलता है हमको देखने को। स्मूथ है लेकिन उसका सरफेस कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर, मतलब वो सतह कैसी है, उस सतह का मतलब नियमित उसका सरफेस है, वो सतह एकदम नियमित है, रेगुलर है, या अनियमित शेप की है, मतलब उसका आकार कैसा है, शेप जो है ना वो देखो रेगुलर है तब तो हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और इरेगुलर सरफेस है तो हमको इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब नियमित और अनियमित परावर्तन हमको देखने को मिलेगा, या फिर डिफ्यूज्ड। अब डिफ्यूज्ड क्यों कह रहे हैं, विस्तारित क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखे तो ये डिफ्यूजन किसी में भी नहीं मिल रहा है, किसी भी किरण में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में कोई डिफ्यूजन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई विस्तारण हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो ये पैरेलल तो आ रही है लेकिन वापस पैरेलल जा नहीं रही है, वो किरणें एक दूसरे के में विस्तारित हो रही है या डिफ्यूज हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम अनियमित या डिफ्यूज, अनियमित या विस्तारित या इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखिए नियमित परावर्तन हमको कब देखने को मिलेगा, जब वो सतह भी कैसी हो, नियमित हो, उसका आकार स्मूथ और रेगुलर सरफेस, इसका सरफेस हो, नियमित सरफेस अगर देखने को मिले एक जैसा रेगुलर, और अगर एक जैसा सरफेस नहीं है ना, इरेगुलर है, अनियमित है अगर उसका सरफेस, तो हमको अनियमित परावर्तन या विस्तारित परावर्तन हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए तो नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं, कि अगर जितनी भी इंसिडेंट रेज जो है या जितनी भी किरणें आ रही है स्मूथ सरफेस से टकरा रही है और वो सरफेस कैसा हो, रेगुलर हो, स्मूथ हो लेकिन रेगुलर सरफेस हो, तब तो जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट रेज होगी या जितनी भी समांतर आपतित किरणें होगी वो परावर्तन के पश्चात भी कैसी रहेगी, पैरेलल या समांतर रहती हैं। तो इस प्रकार के
परावर्तन या रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, या ऐसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। वही अगर स्मूथ सरफेस तो है, स्मूथ तो है, स्मूथ तो चाहिए हमको, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कैसा होना चाहिए सरफेस, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्शन में हमको क्या चीज देखने को मिलती है कि भाई स्मूथ होना चाहिए तभी रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो यही है क्योंकि टाइप ही है, रिफ्लेक्शन का प्रकार है, तो रिफ्लेक्शन तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए सरफेस कैसा है, इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है। तो क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए इरेगुलर सरफेस, तो इसमें जितनी भी इंसिडेंट पैरेलल रेज होगी वो कैसे होगी, वापस पैरेलल नहीं रहेगी। रिफ्लेक्टेड रे जिसमें पैरेलल मिलती है वो तो कौन सा होता है, रिफ्लेक्टेड रे अगर मतलब परावर्तित किरणें अगर समांतर प्राप्त होती है तो उसे तो हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। और जिसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं मिलती, मतलब समांतर नहीं होती या पैरेलल नहीं मिलती है, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या ऐसे परावर्तन को अनियमित या विस्तारित परावर्तन कहते हैं। चलिए देखिए क्या होता है कि जैसे दर्पण जैसी चिकनी सतहों पर होता है, ये नियमित कैसा होता है, दर्पण जैसी चिकनी सतहों पर। यहाँ पे भी हमने दर्पण दिया है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, है ना। तो दर्पण जैसी चिकनी सतहों पर ये देखने को मिलता है, अकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर्स, मतलब मिरर्स जैसी स्मूथ सरफेस पर ये देखने को मिलता है, जिनका शेप जो है रेगुलर होता है, ठीक है ना। स्मूथ तो है लेकिन रेगुलर शेप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिली है, परावर्तित किरणें समांतर होती है। यही बताया मैंने आपको कि परावर्तित किरणें सारी कैसी है, समांतर होती है, जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल होती है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है सब कैसी होती है, पैरेलल जिसमें भी मिलती है, तो वो रेगुलर या नियमित परावर्तन होता है। और क्या है कि एक स्पष्ट छवि बनाते हैं। अब देखिए क्योंकि सारी कोई डिफ्यूज्ड है नहीं, अब सारी जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सब यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे एक स्मूथ और स्पष्ट छवि हमको देखने को मिलेगी, मतलब एक क्लियर इमेज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। लेकिन इस वाले में देखे तो कोई क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि सारी लाइट जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं जा रही, क्योंकि डिफ्यूज्ड है, वो सब पैरेलल जाके एक ही पॉइंट पर वो स्मूथ जो पॉइंट्स जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो जाके नहीं बना रही है, तो इमेज भी वहां पे क्लियर नहीं बनेगी, सारी लाइट वहां पे जाके नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे तो मिल रही थी, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट या क्लियर इमेज दिखने को मिल रही थी हमको। लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस के कारण जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है, कैसा है, इरेगुलर सरफेस है ना। इरेगुलर सरफेस की वजह से यहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके नहीं मिलती है, या वहां पे सारी लाइट नहीं जाएगी तो क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे लाइट सारी इतनी लाइट नहीं पहुंचेगी जितनी इसमें पहुंच रही है, क्योंकि जो जा रही है उधर तक वही पहुंच रही है, बाकी दो इधर की तरफ जा रही है, जहां पे भी जानी चाहिए वहां पर नहीं जा रही। तो क्लियर इमेज तो बनेगी, छवि बनेगी, लेकिन स्पष्ट नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, प्रोड्यूसेस अ क्लियर इमेज। तो नियमित या रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको क्लियर इमेज देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट वहां तक पहुंच रही है। सारी लाइट अगर पहुंचेगी अच्छे से तो वो इमेज भी क्लियर दिखेगी, अगर लाइट अच्छे से नहीं पहुंचती है तो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। दूसरा देखो क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, अनियमित परावर्तन या विस्तारित परावर्तन भी इसको कहते हैं। जैसे कि दीवारों जैसी खुरदरी सतहों पर होता है। अब दीवारों जैसी खुरदरी का मतलब उबड़ खाबड़ जैसे कहते हैं ना, खुरदरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब वो स्मूथनेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर स्मूथनेस बिल्कुल नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्शन नहीं करती है। तो स्मूथ चिकना तो होना जरूरी है, चाहे कम चिकना हो ज्यादा चिकना हो, उससे रिफ्लेक्शन ज्यादा और कम देखने को मिल सकता है। कम चिकनाहट होगी तो भी रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो दीवारों जैसी खुरदरी सतहों में, जैसे ये खुरदरा दिख रहा है आपको, ये तो खुरदरी सतहों पर ये देखने को मिलता है। और क्या है, परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखरती है, इसीलिए इसको डिफ्यूज्ड कहते हैं। अलग अलग दिशाओं में बिखरती है, इसीलिए इसको डिफ्यूज या विस्तारित परावर्तन कहते हैं। और कोई स्पष्ट छवि नहीं बनती है। स्पष्ट छवि कब बनेगी, जब जो भी जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है
तो इससे टकराने के बाद अगर लाइट सारी एक ही जगह पे जा रही है तब तो उसके आगे इमेज क्लियर बनेगी। अब यहां से जो लाइट जा रही है वो तो वहां तक पहुंच रही है, लेकिन यहां से जाके वो उधर की तरफ चली गई तो वो वहां पे नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे अगर देखेंगे तो क्या इसकी इमेज क्लियर मिलेगी या छवि जो है स्पष्ट बनाई सुनाई दिखाई देगी हमको? नहीं देगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा होता है। ये कहां पे अकर होती है? देखो, अकर ऑन रफ सरफेस लाइक वॉल्स, रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। कहां पे होती है? अकर्स ऑन रफ सरफेसेस लाइक वॉल्स, दीवारों के जैसे रफ सरफेसेस होते हैं ना, वहां पे ये हमको इरेगुलर सरफेस देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो इस रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है? वो स्कैटर्ड होती है। अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड होने की वजह से ही एक स्पष्ट या क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। तो नो क्लियर इमेज इज फॉर्म इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के टाइप हो गए, ठीक है ना, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखिए, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि स्मूथ सरफेस होना चाहिए तभी हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और रिफ्लेक्शन में क्या चीज देखने को मिलती है? आई जो है आर के बराबर ही मिलता है। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम एक तरह से क्या बताते हैं आपको? कि उसकी कंडीशंस ही बताते हैं कि क्या चीज होनी चाहिए तभी हमको परावर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगा। क्या रिफ्लेक्शन हमको कब देखने को मिलेगा? ये कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी, स्मूथ और पॉलिश सरफेस होना चाहिए, है ना, वो भी है था ना। तो बिना स्मूथ और पॉलिश सरफेस के रिफ्लेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पारदर्शी माध्यम ले अगर हम पॉलिश ना करें, एक साइड कोई भी मिरर या कोई भी सरफेस ले रहे हैं, एक साइड अगर उसको पॉलिश ना करें तो उसमें से पास आउट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके फलस्वरूप हमको अपवर्तन देखने को मिल सकता है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो कितना डेंस है, कितना उसमें सघन माध्यम जो है, जो भी ले रहे हैं हम, जिसमें से भी पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं वो कितना सघन है, मतलब उसके पार्टिकल्स कितने पास पास या दूर दूर है, उसके हिसाब से उसमें अपवर्तन भी हमको उसी रूप में देखने को मिलता है। कितना ज्यादा या कितना कम देखने को मिलेगा अपवर्तन, वो चीज, ठीक है ना। तो वो अपवर्तन मिल सकता है, लेकिन अगर उसी को हम पॉलिश कर दे तो वो फिर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए, मतलब परावर्तित करेगा, प्रकाश को परावर्तन करेगा। चलिए अब क्या ले रहे हैं हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। परावर्तन के नियम क्या है? स्मूथ और पॉलिश सरफेस है तो उसमें परावर्तन तो हो गई, लेकिन जिसे भी हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिला हमको, है ना, तो उसमें क्या चीज देखने को मिलेगी हमको कि भाई परावर्तन किस कंडीशंस पर देखने को मिल सकता है। तो क्या है पहली चीज? अगर देखे परावर्तन के नियम, तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। जो भी हमने पीछे लिया था, है ना, ये पॉलिश था, ये हमने अभिलंब लिया था, यहां से किरण आ रही थी तो इसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला था। आपतन कोण या आपतित किरण थी ये, है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और यहां पे ये जो चीज मिला था हमको, इसको हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला था इसको। और ये वाली किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये है परावर्तित किरण। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि आपतित किरण, ये वाली किरण, परावर्तित किरण, ये वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सरफेस को इधर रखा है और अभिलंब हम इधर ले ले, या फिर लाइट हम यहां से इंसिडेंट कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन हम उधर की तरफ देखना चाहते तो नहीं मिलेगा। तो जहां से लाइट आ रही है रिफ्लेक्शन भी हमको उसी डायरेक्शन में हमको देखने को मिलेगा। पहला लॉ जो है या पहला नियम जो है वो यही कहता है कि तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही प्लेन में। अलग अलग प्लेन में ये दोनों अगर लोगे तो हमको रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाई इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, जैसे अभी मैंने आपको चीज बताई कि मान लेते हैं कि आप ये प्लेन सरफेस इधर ले लिया आपने, ये है प्लेन सरफेस ले लिया जिससे रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो आप। अब ये उसका अभिलंब ले लिया, इंसिडेंट आपने लाइट यहां पे कर रहे हैं इस वाले प्लेन में, है ना। और आप क्या कर रहे हो? यहां पे नहीं देख के यहां से अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो, है ना,
या फिर इस प्लेन में हम ले रहे हैं, ये जो बोर्ड वाला प्लेन देख रहे हो आप, मैं जिधर की तरफ देख रहा हूं, अगर उधर से आप रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर इधर की साइड देखने को मिले तो ये अलग प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, है ना। ये वाला प्लेन है, यहां से अगर कोई लाइट का सोर्स है या स्रोत से अब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस पड़ा है, तो आप यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे या देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन वहां से इस ऑब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। अगर आप इधर की साइड रह के देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लाइट सोर्स जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस सरफेस से रिफ्लेक्शन आपको इसी प्लेन में वापस देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अदरवाइज जो सोर्स की लाइट आ रही है वो आपको दिख सकती है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्स्टेकल नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई सोर्स पड़ा है, जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च से लाइट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आपको इसी प्लेन में जाके देखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो मिरर्स वगैरह होते हैं ना, बाइक वगैरह कई बार धूप में पड़ी होती है तो उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो लोग क्या करते पूरा उसको नीचे कर देते, लेकिन उतना नीचे करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब जिसने साइंस पढ़ी उनको पता है, हल्का सा भी उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है उसका एंगल, क्योंकि आई जो है वो आर के बराबर होता है, जितना आप आई में चेंज करोगे, जैसे अगर आपने आई को और बढ़ा दिया यहां से, तो ये आर भी क्या हो जाएगा, आई जितना बढ़ाओगे आर भी उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब जितना अगर अभिलंब की तरफ ले जाओगे तो रिफ्लेक्शन भी आपको अभिलंब की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो जितना आप अभिलंब से दूर अगर सोर्स को ले जाओगे या स्रोत को ले जाओगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, परावर्तित किरण भी क्या होगी, उतनी ही दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आई जो है आर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है किसमें, रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। तो वही चीज बताया, जैसे किसी व्हीकल का जो मिरर लगा था, आपको कई बार लोगों को धूप का जो एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है तो लोग उसको पूरा ही नीचे कर देते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करना ही बहुत होता है, क्योंकि सन जो है बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो उससे वो मिरर से जो भी टकरा रहा है तो उसका एंगल अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, सन दूर है और ऊपर भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो उससे जो उसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है ना। तो अब हल्का सा भी उसको अगर चेंज करोगे, मिरर की पोजीशन को, आप सन को तो चेंज नहीं कर सकते, मिरर की पोजीशन को हल्का सा भी चेंज करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन सीधा अर्थ पे चला जाएगा, है ना। तो वो फिर आप तक नहीं पहुंचता है, तो थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करने पे फिर उसका रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने ये बता रहा हूं यहाँ पे, क्या चाहे या तो इस मिरर की पोजीशन को चेंज कर दो तो भी वो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आई जो है हमेशा आर के बराबर मिलता है, मतलब ये इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल मिलता है। तो ये पहला पॉइंट तो ये था कि तीनों क्या होने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही समतल में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण जो है हमेशा परावर्तन कोण के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। मतलब ये आई और आर हमेशा इक्वल मिलते हैं किसमें, रिफ्लेक्शन में, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में आई जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। चलिए, तो ये हो गया अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन ले लिया, अब रिफ्लेक्शन कौन करता है, अभी बताया था मैंने, मिरर्स। अब मिरर्स कैसे क्या होते हैं, मिरर ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वन साइडेड पॉलिश्ड होते हैं और एक साइड इनका स्मूथ रहता है, जहां से वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। जिनकी एक साइड कैसे रहती है, पॉलिश की हुई होती है, और दूसरी साइड से वो परावर्तन की घटना शो करते हैं या परावर्तन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मिरर्स क्या होते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं जो प्रकाश का परावर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए क्या होता है मिरर, दर्पण, अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बताया था अभी मैंने। प्लेन अगर उनका सरफेस है तो प्लेन मिरर कहलाएंगे, और अगर कर्व्ड है तो कर्व्ड मिरर कहलाते हैं। मतलब अगर समतल उनका सतह है दर्पण का, जो एक साइड पॉलिश्ड और दूसरी साइड का स्मूथ सरफेस होता है, मतलब एक ऐसा युक्ति या एक उपकरण कह सकते हैं जिसका एक साइड जो है, एक भाग कैसा होता है, चिकना,
और रिफ्लेक्टिंग भी कह सकते हो आप, परावर्तित होता है, चिकना या परावर्तित होता है। और दूसरा जो है उसका कैसा होता है, पॉलिश्ड किया होता है दूसरा भाग, ठीक है ना। ऐसे उपकरण या ऐसे युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण, जो परावर्तन की घटना प्रदर्शित करता है। अब उसका अगर समतल सतह होता है, उसी युक्ति का अगर सतह जो है उनकी, जो रिफ्लेक्टिंग सतह, कौन सी, रिफ्लेक्टिंग सतह जो है, जो परावर्तित सतह जो है उनकी, जो परावर्तन करती है, ठीक है ना, एक भाग पॉलिश और दूसरा परावर्तित होती है। अगर वही परावर्तित सतह इनकी प्लेन की फॉर्म में होती है, समतल होती है, तो वो समतल दर्पण कहलाते हैं। और वही अगर परावर्तित सतह इनकी समतल ना होकर अगर कर्व्ड होती है या कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है, तो ऐसे दर्पणों को गोलीय दर्पण या कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। चलिए तो देखिए मिरर क्या होता है। अ मिरर इज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए दर्पण क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं। हम भी रोज दर्पण के सामने ही रह के तैयार होते हैं ना, तो वो भी क्या है, एक प्लेन मिरर ही है दर्पण। तो दर्पण क्या करता है, क्या करता है, एक स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है, एक दर्पण सॉरी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू, ठीक है ना। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करके एक प्रतिबिंब बनाता है। ऐसी युक्ति को हम दर्पण कहते हैं, या फिर एक ऐसी युक्ति जिसमें एक भाग कैसा रहता है, स्मूथ या पॉलिश्ड होता है, एक भाग स्मूथ होता है और दूसरा भाग पॉलिश्ड होता है, या फिर एक ऐसा भाग जिसमें, ऐसी युक्ति जिसमें एक भाग पॉलिश किया होता है, दूसरा भाग जो है वो परावर्तित या चिकना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे उपकरण को भी हम क्या कहते हैं, मिरर या दर्पण कहते हैं। तो दर्पण एक चिकनी सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी लिख सकते हो, अ डिवाइस whose one part is polished, whose one part is polished and another one is smooth and reflecting, smooth and reflecting, ठीक है ना। तो दर्पण क्या है, एक ऐसी युक्ति, प्रकाशीय युक्ति भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना, एक ऐसी युक्ति जिसका एक भाग पॉलिश तथा दूसरा भाग चिकना एवं परावर्तित हो, या दूसरी सतह भी कह सकते हैं, भाग बोलो या सतह बोलो, ठीक है ना। जिसका एक सतह जो है वो कैसी है, पॉलिश होती है, और दूसरी सतह जो है वो परावर्तित होती है, चिकनी या परावर्तित होती है, क्या कहलाता है, मिरर या दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये, अभी मैंने बताया। अगर इसकी सतह जो है वो प्लेन होती है, कौन सी सतह, परावर्तित सतह जो होती है, ठीक है ना, एक तो पॉलिश होती है और दूसरी परावर्तित सतह होती है। तो अगर उनकी परावर्तित सतह जो है वो समतल के रूप में अगर होती है तो उसके समतल दर्पण कहते हैं, और अगर परावर्तित सतह जो है प्लेन की फॉर्म में तो प्लेन मिरर कहते हैं। और वही अगर आप देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है, हाँ वही अगर परावर्तित सतह उनकी मैंने बताया था गोलाकार हो या कर्व्ड हो, वक्राकार हो या गोलाकार हो, तो उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। चलिए तो सबसे पहला हम क्या ले रहे हैं, टाइप ऑफ मिरर में समतल दर्पण ले रहे हैं, प्लेन मिरर जिसको कहते हैं। अब समतल या प्लेन मिरर में क्या होता है, देखिए उनकी सतह जो है समतल होती है, कौन सी, परावर्तित सतह, कौन सी, परावर्तित सतह, जो परावर्तन प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। एक पॉलिश होती है, दूसरी परावर्तित होती है। वो कैसी होती है, समतल अगर होती है, ठीक है ना, मतलब फ्लैट सरफेस होती है, कौन सी, रिफ्लेक्टिंग, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, फ्लैट हो, समतल के रूप में हो, प्लेन की फॉर्म में हो, फ्लैट हो या प्लेन की फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं,
प्लेन मिरर बोलेंगे उसमें, ठीक है ना। और ये क्या करती है, फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वो हमेशा कैसी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज वो क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वो आभासी और सीधा। कौन, प्लेन मिरर, जो आप हमेशा जिसमें देख के आते हो सुबह हर दिन, जिसमें आप तैयार होते हो, बाल वगैरह बनाते हो, जिसमें मेकअप वगैरह करते हो, तैयार जो होते हैं ना, वो आपकी आभासी प्रतिबिंब बनाता है आपका, मतलब रियल इमेज नहीं बनाती है आपकी। कैसे बनाता है वो, आभासी। रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर जो है वो मोस्टली रियल इमेज हर सिचुएशन में नहीं बनाता, एक सिचुएशन में वो भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। तो जो प्लेन मिरर है, समतल, जो आप हमेशा अपना चेहरा जिसमें देखते हो, तो वो आपका प्रतिबिंब है, लेकिन कैसा है वो, आभासी प्रतिबिंब है, वो रियल इमेज नहीं है, आभासी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में लाइट मिलती नहीं है, वो सिर्फ लेटरल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी कैसा बनाता है, प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण होता है जिसमें आप डेली अपना चेहरा देखते हो, वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लेन मिरर जो है वो कैसे इमेज क्रिएट करता है, तो वो कैसे करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है। सीधा तो आपको पता ही है, लेकिन सीधा ही बनता है, आप देखते हो हमेशा अपने आप को, है ना। सिर्फ वो लेटरल डिवीजन शो करता है बस, राइट आपको लेफ्ट देखने को मिलेगा और लेफ्ट जो है वो राइट देखने को मिलेगा, लेकिन बनता तो सीधा ही है, उल्टे तो नहीं बनता है। उल्टा कौन बनाता है, कॉनकेव, वो रियल इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कि समतल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है और सेम साइज का बनाता है, ठीक है ना, समतल दर्पण। तो ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है ना। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट और वस्तु के बराबर, सेम साइज का भी मैंने बताया, जो साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का, मतलब जिस साइज का बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब बनाता है। आपकी जो साइज जितना भी उस मिरर में आपको दिख रहा है, जितना भी पोर्शन आपका, वो उतना ही पोर्शन सेम साइज का उसमें भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन होता कैसा है, आभासी और सीधा ही होता है। सीधा ही देखते हो अपने आप को, तो सीधा तो ठीक है, चलो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि वो प्रतिबिंब आभासी बनाता है या रियल बनाता है। रियल मतलब आभासी होता है एक तो, और एक रियल इमेज जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, जो भी है वो रियल आप समझ गए होंगे, है ना। तो वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और सेम साइज का, और देखो लेटरली इन्वर्टेड होता है। अभी मैंने बताया ना, लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट वाला दिखता है, मतलब राइट हैंड अगर आप वहां पे कांच पे देख के उठाओगे तो उधर वो लेफ्ट हैंड आपको देखने को मिलता है। तो पासर व उलट आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट राइट उल्टा दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, ठीक है ना। तो ये था प्लेन मिरर। तो ये हम क्या ले रहे हैं, हम मिरर ले रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मिरर, क्योंकि परावर्तन की घटना ली, और परावर्तन की घटना कौन प्रदर्शित करता है, दर्पण करते हैं। और इसमें हमने देखो टाइप लिए दर्पण के, कौन सा टाइप लिया, पहला हमने प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या क्या करता है वो चीज हमने ले ली। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो ये प्लेन मिरर लिया हमने, टाइप ले रहे हैं हम, प्रकार लिए ना दर्पण के प्रकार। तो पहला हमने प्रकार कौन सा लिया है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब हम लेते हैं, अब देखिए इसकी सतह कैसी थी, समतल थी। अब समतल की जगह पे अगर हम कर्व ले, वक्राकार ले, है ना, तो क्या होगा, तो उससे भी हमको दो टाइप के मिरर देखने को मिलते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं। ये तो कौन से हैं, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। अब जो ले रहे हैं हम, अगर कर्व्ड है उसका सरफेस, कौन सा, परावर्तित, परावर्तित सतह उसकी अगर कर्व्ड है या वक्राकार है, तो ऐसे हम स्फेरिकल सरफेसेस उनको अगर है, ठीक है ना, तो ऐसे हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं ऐसे मिरर्स को, या ऐसे दर्पण जो है वो कौन से होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, या वक्राकार दर्पण होते हैं, या वक्रीय दर्पण भी हम कह सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अभी क्यों है स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इनका जो परावर्तीय सतह जो होगी, परावर्तित सतह जो होगी ना, इनकी परावर्तित सतह जो है वो कैसे देखने को मिलेगी हमको, वक्राकार या गोलीय देखने को मिलेगी, वक्राकार या गोलीय देखने को मिलेगी। इसीलिए इनको गोलीय दर्पण कहते हैं या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो इनकी देखिए सतह कैसी मिल रही है हमको,
परावर्तित सतह जो है वक्राकार या गोलीय, मतलब ये कैसी होगी, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमको कैसे देखने को मिलेगी, स्फेरिकल या कर्व्ड मिलेगी, स्फेरिकल या फिर कर्व्ड। अगर स्फेरिकल या कर्व्ड मिलती है इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रख रही है। तो देखो क्या है, स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, इससे पहले हमने लिया था प्लेन मिरर, प्लेन में उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था। अब स्फेरिकल मिरर में कैसा होगा, स्फेरिकल या कर्व्ड होगा, ठीक है ना। तो देखिए मिरर विथ कर्व्ड सरफेसेस, है ना, कौन से, मिरर विथ कर्व्ड सरफेसेस, मतलब वक्राकार या गोलीय सतह वाले दर्पण जो है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण या मिरर्स विथ कर्व्ड सरफेसेस उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अब देखिए इनकी परावर्तीय सतह जो है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इनको स्फेरिकल या गोलीय क्यों कहते हैं कि इनकी जो, जैसे दोनों ही लेंस ले, अब ये वाली चीज है, जैसे एक गोला ले लिया आपने, है ना, अब पूरा गोला तो होता नहीं है मिरर में, एक कुछ पोर्शन होता है देखने को मिलता है। अब ये दोनों यहां से हमने जैसे इस गोले में से इतना इतना भाग इनको दोनों का हटा दिया आपने, ठीक है। फिर इनका क्या कर दिया, एक का बाहरी सतह जो है, जो आउटर सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया, और दूसरे की अंदर वाली सतह को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो दोनों की देखो सतह कैसे दिख रही है हमको, गोलीय ही दिख रही है ना, इसीलिए इनको गोलीय या स्फेरिकल दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए जिसका बाहरी भाग जो कर्व्ड पार्ट था, जो बाहरी कर्व्ड पार्ट जिसका हमने पॉलिश किया, तो ये वाला अब हमको कैसा मिल रहा है, अवतल दर्पण मिल रहा है। कैसा दर्पण मिलेगा हमको, अवतल, क्योंकि बाहर से हमने क्या किया, इसको बाहर से पॉलिश किया। देखिए इसका बाहर वाला पोर्शन हमने पॉलिश किया, तो ये वाला तो पॉलिश हो गया, और अंदर वाला कैसा मिल गया हमको, अंदर वाला कैसा मिल रहा है, ये तो पॉलिश किया हुआ मिल रहा है, और अंदर वाला परावर्तित है, कैसा है, परावर्तीय सतह है ना। तो ये दर्पण हमको कैसा मिलेगा, अवतल दर्पण मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसका बाह्य वक्राकार भाग तो कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, और अंदर वाला जो वक्राकार सतह जो होती है या भाग होता है वो परावर्तीय या परावर्तित सतह होती है, जिसके थ्रू ये रिफ्लेक्शन शो करता है। तो ऐसे मिरर को हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिसका अंदरूनी वक्राकार भाग जो है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहरी वक्राकार पार्ट कैसा होता है, या वक्राकार भाग या सतह कैसी होती है, स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग अगर होती है, तो ऐसे मिरर को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनका परावर्तीय सतह जो होती है या परावर्तित सतह, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो दोनों का ही कैसा होता है, या जिन भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है या गोलीय होता है या वक्राकार होता है। तो ऐसे दर्पणों को हम वक्राकार दर्पण या गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण इसीलिए कहते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो किसी गोले से काटा हुआ मानते हैं इसको, ठीक है ना, गोले से बना हुआ ले, या फिर इनकी सतह कैसी होती है, गोलीय होती है। तो अब गोलीय है तो उसका सेंटर पॉइंट भी होगा, है ना। तो सेंटर पॉइंट से जितनी भी इनकी दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे, तो ये सारी चीजें भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए तो कॉनकेव मिरर आपको बता ही दिया मैंने, अवतल दर्पण, जिसका बाहरी भाग कैसा होगा, बाहरी भाग जिसका कैसा ले रखा होगा, पॉलिश्ड, और अंदरूनी भाग रिफ्लेक्टिंग होगा या परावर्तीय सतह होगी। तो देखिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड, कर्व्स इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा, क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अंदर की ओर जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है ना, मतलब परावर्तीय सतह जो है
वो अंदर की तरफ मुड़ी होगी। कैन फॉर्म अ रियल और वर्चुअल इमेज, जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। बताया था मैंने। कॉनकेव मिरर मोस्टली कैसे बनाएगा, मतलब अधिकतर जो है वो अवतल दर्पण जो है आपको वास्तविक प्रतिबिंब बना के बताएगा, आपको बनाएगा मतलब ये। और आभासी भी बनाता है एक सिचुएशन में। अब वो क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको पीछे बताऊंगा जब इनको समझाऊंगा अच्छे से, मिरर्स कैसे इमेज फॉर्म करते हैं वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों बना सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है उत्तल, वो सिर्फ हमेशा क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो ये इन दोनों में अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा मिरर है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। फिर मिरर के प्रकार दे दिए जाएंगे आपको ऑप्शंस में, तो कौन सा होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण होगा। तो ये वास्तविक और दोनों ही वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब ये बनाता है। और इसका यूज किसमें होता है, देखिए कॉनकेव मिरर का शेविंग मिरर्स में, है ना। अब आप बोलोगे सर शेविंग मिरर में तो वो तो प्लेन की तरह ही दिखता है, लेकिन हल्का सा कर्व होता है वो, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या बनाता है, आभासी और क्या बनते हैं, वास्तविक दोनों। मतलब उसमें भी आपको जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसको आप ज्यादा दूर तो रखते नहीं, पास में रखते हो ना, तो वो हल्का सा कर्व होता है, लेकिन कैसा कैसा होता है, अंदर की तरफ ऐसे कर्व होता है, लेकिन अपने को लगता नहीं है कि वो ज्यादा कर्व है, ठीक है ना। लेकिन वो शेविंग मिरर्स वो अलग, जैसे आप नॉर्मल जो मिरर घर में आप अगर यूज कर रहे हैं वो नहीं, शेविंग मिरर वो होते हैं कॉनकेव मिरर होते हैं, वो अलग होते हैं। तो उससे आपकी जो इमेज है फेस की वो और भी बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है ना, थोड़ी मैग्निफाइड देखने को मिलती है, ताकि क्लियर विजन आपको मिल सके। थोड़ा चेहरा जो है आपका बड़ा देखने को उसमें मिलता है, ताकि क्लियर विजन वो शेविंग मिरर में मिल सके आपको, ठीक है ना। तो वो कॉनकेव मिरर होते हैं, ज्यादा भी मुड़े हुए नहीं रहते, हल्के से मुड़े हुए रहते हैं, इतना वो पता नहीं चलता कि हाँ एक्चुअल में ये कर्व है या नहीं। लेकिन कर्व मिरर होते हैं शेविंग मिरर, जो आप नॉर्मली घर में यूज करते हो, अगर उसको लेके जाओगे हम तो शेविंग इसी से करते हैं, तो वो मिरर नहीं होते, ठीक है ना। तो शेविंग मिरर में इनका कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और हेडलाइट्स में अगर आप व्हीकल्स के हेडलाइट्स देखेंगे तो उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। अब ये कॉनकेव मिरर कौन सा, जो बाहर लगा होता है वो तो वो नहीं, उसके अगर जहां बल्ब लगा रहता है ना वहां पे अगर आपने देखा हो तो एक वो सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, तो वो उसका शेप कैसा होता है, कॉनकेव शेप में होता है, ठीक है ना। तो जो भी बल्ब लाइट जनरेट कर रहा है, जो भी प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, तो वो लाइटें उस कॉनकेव मिरर से टकरा कर फिर आगे रिफ्लेक्ट होके जाती है, ठीक है ना। सिर्फ बल्ब से सीधा ऐसे नहीं जा सकते, तो उससे रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, ये रिफ्लेक्टर ही ये मिरर होते हैं, कौन से, हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो फिर लाइट को स्प्रेड करते हैं, पीछे की तरफ फैलाते हैं, ठीक है ना। तो वो मिरर से जितने भी लाइट आती है वो फिर उससे टकरा कर सारी सीधी आपको वहां पे आगे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके जाती है। जो हेडलाइट्स होती है ना व्हीकल्स की, वो तो उनमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। वो रिफ्लेक्टर जो होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह यूज होता है। चलिए, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और इसका बाहर की ओर मुड़ा होता है, कौन सा, रिफ्लेक्ट या परावर्तीय सतह। इसकी परावर्तित सतह जो है बाहर की ओर मुड़ी होती है, किसकी, उत्तल दर्पण की। देखा होगा आपने, ये इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका बाह्य भाग तो कैसा होता है, जो बाहर की ओर जो भाग होता है वो तो रिफ्लेक्टिंग होता है, परावर्तित होता है, और अंदर का भाग इसका कैसा रहता है, कैसा रहता है, ये पॉलिश होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो बाहर की ओर मुड़ा हुआ उसका परावर्तित सतह जिसका होता है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमेशा क्या करता है, छोटा सीधा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये रियल नहीं बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनाता है ये बाहर की ओर मुड़ा हुआ। वो क्यों नहीं बनाता, वो भी मैं जब रे डायग्राम आपको बताऊंगा तब पूरा बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं बताता, ठीक है ना। तो देखिए, हमेशा ये छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। और इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व आउटवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, बाहर की ओर कर्व होता है, उभरा हुआ होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव की तरफ दबा हुआ नहीं रहता है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नहीं रहता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड होता है, ठीक है ना, कर्व्ड, कर्व्स आउटवर्ड, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश
डिमिनाइज्ड इमेज ये हमेशा कैसे बनाता है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज, मतलब हमेशा छोटी स्मॉल इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ये करेक्ट इमेज ये क्रिएट करता है। अब ये किसका यूज किस में होता है, देखिए रेयर व्यू मिरर्स, जो व्हीकल्स के रेयर व्यू मिरर जिसमें आप पीछे देखते हो ना कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, तो उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, वो भी प्लेन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, देखिए हमेशा छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उसमें जो आप मिरर्स में देखते हैं ना वो भी वर्चुअल इमेज होती है, जो भी पीछे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटा दिखता है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो क्या करता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, सीधी ही दिखाता है आपको, और आभासी प्रतिबिंब होता है, वो वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है। तो ये हो गए गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर के प्रकार, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अभी मैं आपको बता ही देता हूं कि ये मिरर क्यों कैसे बनाते हैं, है ना, वर्चुअल इमेज बनाते हैं या रियल इमेज बनाते हैं। तो देखिए स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, अवतल दर्पण ले रहे हैं, कौन सा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या है, अगर हम देखें तो ये इसका, सॉरी, तो ये हो गया अवतल, ये अवतल दर्पण हो गया, है ना। अब अवतल दर्पण को, जो भी कॉनकेव मिरर है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको अवतल दर्पण को, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। इसको अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका बाहरी भाग जो है वो पॉलिश्ड होता है, और इस वाली लाइन, ये जो लाइन जो उसके सेंटर पॉइंट से अगर देखे तो निकलती है, मतलब इसके सेंटर पॉइंट को जो इक्वल दो पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह से क्या करती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना, दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, ये डिवाइड करती है प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए तो इसको हम पोल बोलते हैं, उसका ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब देखिए मैंने अभी बताया था ये गोले से काटे हुए लगता है, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो एक बड़ा सा गोला बनेगा, तो गोले का जो सेंटर पॉइंट जो होता है, ठीक है ना, तो यहां पे भी हम क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोले तो वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, जो कि आपने ये सारी चीजें वैसे तो पढ़ी हुई है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब किसी भी वक्राकार दर्पण का जो मुख्य सेंटर पॉइंट जो होता है या केंद्र बिंदु जो होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से इस ध्रुव की जो दूरी है उसको हम आर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर यहां से पैरेलल लाइट्स अगर हम इस पर इंसिडेंट करवाते हैं, इस मिरर पर जितनी भी पैरेलल लाइट्स आएगी यहाँ पे टकराएगी इस मिरर से, ठीक है ना, तो वो टकराने के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इसी कारण से इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं कि जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं या किरणें जितनी भी आकर उससे टकराती हैं वो एक निश्चित बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, उस बिंदु को हम
मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, या फोकस बिंदु भी आप कह सकते हैं, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो इसी कारण से इसको कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी लेंस इसको, सॉरी मिरर दर्पण जो है, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आती है वो टकराने के बाद या उसे परावर्तन के पश्चात जिस भी मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर मिलती है, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं, तो सारी रेखाओं को क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मिला रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना, अभिसरित कर रहा है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज हो गई, इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस की जो ध्रुव से दूरी होती है, जिसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, उसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ भी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये चीज है, ठीक है ना। अब देखिए, ये हुए सेंटर पॉइंट, ये इसको प्रिंसिपल फोकस, इसको आर बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, ठीक है ना। अब वस्तु जहां पर भी रखी जाती है इस मिरर के सामने, उसको हम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू, जिसको हम यू बोले तो बिंब की दूरी, बिंब की दूरी क्या बोलते हैं, बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और v जो है वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इमेज जहां पर भी बन रही है। अब देखो, ये हमेशा मोस्टली क्या बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है। तो इस वाली दूरी को, जो ऑब्जेक्ट जो रखा था उसको तो हमने u लिया था, लेकिन इस वाली दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, v, स्मॉल v, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी या इमेज डिस्टेंस कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है, मोस्टली केसेस में, मतलब ये मुख्य रूप से कौन सी इमेज बनाता है, ये मुख्य रूप से वास्तविक, मुख्य रूप से वास्तविक एवं उल्टी इमेज बनाता है, उल्टा या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मुख्य रूप से ये वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब मोस्टली इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, सिर्फ एक सिचुएशन में, सिर्फ एक सिचुएशन में ये, क्योंकि मैंने बताया था अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों ही प्रतिबिंब बनाते हैं। और वो किस सिचुएशन में बनाते हैं, तो मुख्य रूप से तो अगर कहीं पे भी रखे तब तो वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाएगा अवतल दर्पण। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर क्या करता है ये, जब बिंब P तथा F के मध्य हो, मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य हो, तो यह आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हो, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि अवतल दर्पण किस सिचुएशन में या किस स्थिति में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो किस स्थिति में बनाता है, जब बिंब P और F के मध्य रखा होता है, या बिंब की स्थिति P और F के मध्य होती है, ठीक है ना, तब वो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक इसी सिचुएशन में ये बनाता है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो इस पर आपको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं और इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी when the object when the object at when the object is between P and F, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर होता है, इज बिटवीन P and F, then it forms virtual and erect image, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होता है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज क्रिएट करता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आपको उत्तल दर्पण के लिए भी बता देता हूं। चलिए, तो ये अवतल दर्पण के लिए था। अब देखिए अगर उत्तल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा। उत्तल दर्पण में तो सभी ये हमेशा हर सिचुएशन में, हर स्थिति पर हमेशा ये सीधा और छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। लेकिन अवतल दर्पण जो है वो सीधा भी बना सकता है, उल्टी भी इमेज क्रिएट कर सकता है, वो आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। अब देखिए इसकी जगह पे हम ले रहे हैं कौन सा, ये उत्तल दर्पण अगर ले तो ये ले लिया हमने उत्तल दर्पण, जिसका अंदरूनी भाग तो कैसा होगा, पॉलिश्ड, और बाह्य भाग कैसा रहेगा, परावर्तित या स्मूथ चिकना सरफेस होगा, जिसके फलस्वरूप हमको परावर्तन मिल सके। तो यहां पे क्या, अगर जितनी भी परावर्तित मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें आएगी, मुख्य अक्ष के जितनी भी समांतर किरणें होगी। अब देखिए इसका अगर हम कर्वेचर बनाए तो किधर मिलेगा, गोला इधर की तरफ, तो इसका आर भी हमको इधर ही मिलेगा और एफ भी, फोकस बिंदु भी इधर ही मिलेगा, क्योंकि परावर्तीय सतह उधर है। लेकिन अब ये परावर्तन के पश्चात तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा है, उत्तल दर्पण है ना। तो आर जब इधर की तरफ मिल रहा है, इसका सेंटर पॉइंट, फोकस बिंदु भी किधर मिलेगा, इधर की साइड ही मिलेगा। क्यों मिलता है इधर की साइड, देखिए तो उत्तल दर्पण को हम अपसारी लेंस भी या अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, देखिए अभी पता चल जाएगा कि जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी बताया था मैंने, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती है और इसे टकराती है, तो टकराने के पश्चात देखो ये इसका परावर्तित भाग है ना, परावर्तित, ये परावर्तन करेगा। तो परावर्तन करेगा तो जहां पर भी ये टकरा रही है, जैसे ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इस आर से, इस सेंटर पॉइंट से, सॉरी इसको सी पॉइंट कहते हैं, इसको एफ, ये दूरी आर होती है। तो इस सी पॉइंट से अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ले, क्योंकि सी पॉइंट से इसकी जितनी भी लाइनें इस पूरे गोले पर होगी, वो हमेशा, पहले भी मैंने आपको बताया, वो हमेशा क्या करेगी, उसके परपेंडिकुलर ही होती है। जहां पे भी वो टकरा रही है वहां पे हमेशा ये परपेंडिकुलर होती है, तो वो नॉर्मल का ही काम करती है, अभिलंब का काम करती है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए ये अभिलंब का ही काम करेगी इधर भी, है ना। तो अभिलंब का जो ये काम कर रही है, तो इसके साथ ये जब यहाँ पे आ रही है तो ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया। तो यहां से वापस टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट भी किधर होगी, उसी डायरेक्शन में होगी ना, जिधर आ रही है उधर ही जा रही है, दूसरी तरफ तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉलिश है। तो यहाँ पे वापस ये सेम एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट होके देखिए ये जहां से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाए, डैश डैश करके, जा तो उधर रही है, लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ हम बढ़ाए तो देखो कहां से जाती हुई दिख रही है हमको, एफ पे जाती हुई दिख रही है। तो सारी ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो होगी वो सारी उधर की तरफ आके इस पॉइंट पर मिलती हुई हमको प्रतीत होगी। तो ये क्या काम कर रहा है, एक तरह से
ये प्रकाश को परावर्तन के पश्चात फैलाने का काम कर रहा है। देखो रेगुलर सरफेस है, इसलिए देखिए सारी पैरेलल जैसे आ रही थी तो पैरेलल जा भी रही है, सभी बताया था मैंने, रेगुलर नियमित परावर्तन। लेकिन ये जो जाने वाली किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाए तो सब F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, सच में मिलती नहीं है। एक्चुअल में ये वहां पे नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वहां पे इस F पॉइंट पर मीट नहीं होती है, नहीं मिलती है, ठीक है ना, डजंट मीट एट पॉइंट F। अगर हम इसके पाथ को डाइवर्स करते हैं तो हमको लगता है appear to diverge at a point F, तो यहां पे लगता है कि वो F पर मिलेगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम डाइवर्स करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है। तो इसी कारण से ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है और आभासी बनाता है, क्योंकि ये हमेशा फैलाने का काम करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, है ना। तो इसको अगर पाथ को हम डाइवर्ज करते हैं दूसरी साइड, पॉलिश के साइड, तो हमेशा इससे इमेज कहां दिखने की मिलेगी हमको, पॉलिश पोर्शन की साइड ही हमको देखने को मिलेगी। और पॉलिश की साइड दिखने की मतलब एक्चुअल में तो मिल रही है, क्योंकि पॉलिश की साइड लाइट जाती नहीं है, और उस साइड अगर बन रही है प्रतिबिंब अगर देखने को मिल रहा है, उस साइड अगर प्रतिबिंब की सिचुएशन अगर उस डायरेक्शन में मिलती है, तो इसका मतलब तो क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। क्या बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। इसीलिए एक्चुअल में तो जहां पे लाइट मिलती है वहीं पे इमेज क्रिएट होती है, तो वो हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये हमेशा क्या करेगा, आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने दर्पण के प्रकार क्या थे उनके बारे में पढ़ लिया। अब देखिए हम चलते हैं किस पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। देखिए अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जिसको हम अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी गति बदलने के कारण मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम में पूछ ले कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो कारण क्या है अपवर्तन का, प्रकाश के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, ये कारण है परावर्तन, सॉरी अपवर्तन का। तो अगर प्रकाश के वेग में परिवर्तन देखने को अगर कहीं मिलेगा, मतलब वहां पे अपवर्तन हो रहा है। और देखिए मेन चीज क्या है, कारण ये है, कारण ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन कब देखने को मिलता है, जब हमको पारदर्शी माध्यम मिलता है। जब पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है, तो पारदर्शी माध्यम में हमको अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि पारदर्शी माध्यम, जिस भी पारदर्शी माध्यम में जाता है प्रकाश, वो कितना ज्यादा उसका डेंस माध्यम है, मतलब उसका घनत्व कितना ज्यादा है कणों का, ठीक है ना। तो ज्यादा घनत्व अगर होगा या ज्यादा कण उसमें है, तो वो कणों से टकराकर प्रकाश का वेग जो है क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, कम या ज्यादा होता है। अगर सघन माध्यम में वो चल रहा है तो विरल माध्यम में आते ही उसका वेग बढ़ जाता है, और अगर विरल माध्यम में था तो वो सघन माध्यम में एंटर करते ही उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण हमको अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो अपवर्तन के नियम क्या है, जैसे हमने परावर्तन के नियम थे वैसे अपवर्तन के नियम। देखिए इसमें अब क्या है, यहां पे हमने रेयर मीडियम लिया है जो विरल माध्यम है, हवा, और यहां पे ले रहे हैं हम ग्लास या डेंसर मीडियम, पानी भी ले सकते हैं आप ग्लास की जगह पे। यहां पे देखिए ये किरण आ रही है जो इंसिडेंट रे है, जिसको हमने एंगल आई बोला है। अब ये एक्चुअल में जानी तो इधर चाहिए थी, अगर परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ सॉरी अपवर्तन हो रहा है इसीलिए बैंड हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये जाने की इधर चाहिए थी, ऐसे सीधी जैसे आ रही है वैसे ही
जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो रही है, थोड़ी बेंड हो रही है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक रही है। तो उसका कारण क्या है, क्यों झुक रही है, उसका कारण ये है कि वेग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां पे इसका वेग था 3 × 10⁸ जो कि हवा में और निर्वात में होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे अब c ने मिलके कुछ इसका वेग v मिलेगा। अब ये v क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इस ग्लास या डेंसर मीडियम की वजह से। तो इस ग्लास या डेंसर मीडियम की वजह से क्यों हो रहा है, क्योंकि हवा में कण दूर दूर होते हैं, तो उससे उसका टकराव या कॉलिजन कम होता है, तो वेग भी इतना परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन यहां पर इसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, तो ये प्रकाश के जो कण हैं वो इस माध्यम के कणों से ज्यादा कॉलिजन करते हैं, ज्यादा टक्कर करते हैं, तो उस टक्कर की वजह से उसके प्रकाश के वेग में कमी मिलती है। तो कमी मिलने की वजह से ये झुक जाता है, विलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है ना। अगर ये प्रकाश की कमी नहीं मिलती, अब ऐसा माध्यम लेते दूसरी जगह कि हवा से भी कम डेंसिटी है उसकी, तो ये दूर हट जाता नॉर्मल से, ठीक है ना। अगर हम ग्लास से हवा में जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या चीज देखने को मिलती है, ये इंसिडेंट एंगल ले लिया। अब जो झुक रही है जितने भी, मतलब पूरा तो ये कितना एंगल है, आई के बराबर है, पूरा तो कितना होना चाहिए, आई के बराबर, जो यहां पर है, ठीक है ना। तो आई के बराबर एंगल है, लेकिन इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो देखिए जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तब तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, आई जो है वो आर से बड़ा है, और विचलन कोण कितना देखने को मिलेगा, डेल्टा। हमको ये पूरा आई था, आई में से डेल्टा माइनस कर दे, या डेल्टा ये पूरा आई था, डेल्टा चाहिए हमको, आई माइनस आर कर दे तो हमको डेल्टा मिल जाएगा आई माइनस आर से। ये तो कब मिल रहा है हमको, जब हम विरल से कहा जा रहे हैं, सघन माध्यम में। किस में जा रहे हैं, विरल से सघन माध्यम में, है ना। तो विरल से सघन माध्यम में देखने पर क्या मिल रहा है हमको, आई जो है आर से बड़ा मिल रहा है, और विचलन कोण कितना मिलेगा, आई माइनस आर मिलेगा। ये अगर उसका उल्टा देखे कि ये मान लेते हैं आपतन कोण है या आपतित किरण है, तो ये वाली चीज हो गई आई, और ये हो जाएगा आर हो जाएगा। तो देखिए जाने किधर चाहिए थी, इधर, लेकिन कितना विचलन देखने को मिला हमको, इतना विचलन देखने को मिला। तब ये पूरा कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें अगर देखे तो ये तो आई के बराबर हो गया, और पूरा किसके बराबर हो गया, ये आर के, किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। चलो इसमें आपको दोनों एक साथ यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, तो मैं अलग से इधर डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। विरल से सघन हमने ले लिया है ना, अब हम ले रहे हैं, इधर ले लेते हैं सघन से अगर विरल की तरफ जाए, है ना। तो ये ले लेते हैं हम ऊपर वाला सघन, और नीचे ले लेते हैं विरल माध्यम। तो सघन से विरल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मान लेते ये यहाँ पे किरण जो है वो टकरा रही है, जो आई एंगल बना रही है। अब सघन से विरल, अब जानी तो किधर चाहिए थी, ये ऐसे जैसे जा रही है वैसे ही सीधी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, सघन से जब विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि इसका वेग और भी हो सकता है बड़े, क्योंकि ये सघन में है तो यहाँ पे v होगा, सी के बराबर तो होगा नहीं। यहाँ पे आगे विरल माध्यम में, जो हवा वाला माध्यम हमने नीचे ले लिया, तो विरल माध्यम में आते ही इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो वेग कितना बढ़ जाएगा, v से c हो गया। अब ये देखें तो ये वाला एंगल पूरा जो है वो तो r के बराबर है, पूरा किसके बराबर है, r के बराबर। अब जाना किधर चाहिए था, इधर, तो ये हो गया विचलन कोण इसका। तो जब सघन से विरल की तरफ जा रहे हैं, यहां पे अब आपको समझ में आ जाएगा, सघन से विरल की तरफ तो क्या चीज देखने को मिल रही है, आई देखो आर से छोटा है, और आर जो है वो आई से क्या है, बड़ा है ना। तो इस केस में देखिए विचलन कोण हमको कितना मिलेगा, आर माइनस आई। भाई पूरा आर है, और आई किसके बराबर है, देखिए ये वाला, सॉरी ये तो विचलन कोण है, एक मिनट, ये वाला है ना, ये आई हो गया। तो डेल्टा कितना मिलेगा, आर माइनस आई मिलेगा। डेल्टा जो हमको आर माइनस आई देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आई माइनस आर के बराबर मिल रहा था। इधर डेल्टा कितना मिल रहा था हमको,
आई माइनस आर, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आप देखिए ये चीज तो हमने परावर्तन ले ली कि भाई डेल्टा कब ज्यादा होगा, सॉरी आई कब ज्यादा होगा और आर कब ज्यादा होगा। जब विरल से सघन माध्यम में जाते हैं तब तो आई आर से बड़ा होगा, तो डिवीजन हमको कितना मिलेगा, आई माइनस आर। लेकिन जब सघन से विरल माध्यम में जाते हैं तो आर हमको आई से बड़ा मिलेगा, तो उस केस में डेल्टा देखिए कितना मिलेगा, आर माइनस आई के बराबर मिलेगा। तो देखिए अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं, जैसे अपवर्तन कब होगा, ये तो अपवर्तन पता तो चल गया हमको, किसके कारण होता है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। और कब मिलेगा अपवर्तन हमको, जब सतह हम कैसी ले रहे हैं या माध्यम कैसा लेंगे, स्मूथ या पॉलिश नहीं लेंगे यहाँ पे, है ना। अब पॉलिश नहीं लेंगे, अब कैसा लेंगे, पारदर्शी माध्यम। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, पारदर्शी माध्यम चाहिए। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसके लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो देखिए अपवर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए या होते हैं। वो तो पहले नियम उसमें भी था परावर्तन के। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण का साइन जो है, साइन थीटा जिसको हम बोलते हैं, अपवर्तन कोण का जो साइन है उनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। और वो किसके बराबर मिलता है, म्यू के बराबर, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हमको कितना मिलता है, म्यू के बराबर मिलता है। और अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जो है उस माध्यम का वो चीज होती है कि कितना वो उसको वेग में परिवर्तन कर रहा है। मतलब कोई भी माध्यम हवा के कंपैरिजन में, हवा के कंपैरिजन में कितना वो वेग में परिवर्तन करने करने कर रहा है या देखने को मिल रहा है, उसी को हम उसका अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का एक ऐसा गुणांक होता है, ठीक है ना। किसी भी माध्यम का एक ऐसा गुणांक होता है कि हवा के सापेक्ष वो कितना प्रकाश के वेग में परिवर्तन कर रहा है। तो अगर इसका हम देखें तो प्रकाश का वेग यहां पे देखिए कितना है, 3 × 10⁸ और यहाँ पे कितना है, v है। तो ये v जो है हमेशा सघन माध्यम में हमेशा वो c से कम ही मिलेगा आपको। और इन दोनों का अगर हम रेशियो ले तो हमको वो क्या मिलेगा, उसका अपवर्तनांक देखने को मिल जाएगा, है ना। तो अपवर्तनांक क्या होता है, वेग में परिवर्तन जो भी हो रहा है ना, जितना भी सघन और विरल माध्यम में वेग में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, या जितना भी वेग है इन दोनों माध्यम में, उनका अगर अनुपात ले तो हमको क्या पता चल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। चलिए, तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर साइन आई और साइन आर ले तो हमको वी मिल ही जाएगा, वी जो है वो मिल जाएगा। कैसे, अब इसका हम अगर ले तो यहां से हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये एंगल है, तो साइन आई, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन आई अगर अपन ले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सॉरी, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला है भाई, लंब लाला ना, ये कोण के सामने वाला लंब होता है। तो ये हो गया लंब और ये क्या हो गया, हाइपो, है ना। तो लंब बटा ये हाइपो हो जाएगा, ये वाली दूरी जितनी भी है। और वही अगर हम ले साइन आर, तो यहाँ पे भी देखिए इसको भी हम ये विलंब डाल दे अगर, तो क्या मिल जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां से और यहां से ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी का रेशियो हमको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और वही सी अपॉन वी करके हमको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ये भी मैं बता देता हूं आपको, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू के बराबर कैसे मिलता है। चलिए, तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे साइन आई निकालें तो इसको हम ले लेते हैं इसका लंब और नाम देते थे कुछ ए बी और सी नाम देते थे, और वो का वो नाम इधर भी दे देते हैं। इधर ए तो हो ही गया है, इसको दे देते हैं ए बी सी हो गया, डी डी और इसको ई ले लेते हैं, डी और इसको क्या ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे साइन आई अगर हम ले तो कितना मिलेगा, साइन आई इजगल टू, देखो साइन थीटा इजगल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लंब उसका,
तो लंब कितना है देखिए CB, और हाइपो कितना है ये वाला। अब देखिए ये कितनी वेग से चल रहा है, c वेलोसिटी से, तो ये वाली डिस्टेंस जो है जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा जितने टाइम में, उतने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचेगा जितना हमने डिस्टेंस लिया, तो ये हो जाएगी C1। मान लो t टाइम में पहुंच रहे हैं, ये दोनों सेम टाइम में पहुंचेगी, है ना, तो CT हो जाएगा और ये VT हो जाएगा। तो CB अपॉन ये क्या आ जाएगा CT, और साइन R अगर हम ले तो साइन R किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बोलते हैं DE अपॉन VT हो जाएगा। तो साइन I अपॉन साइन R करे तो देखिए क्या मिल जाएगा, CB अपॉन CT इंटू क्या बोलते हैं VT अपॉन DE मिल जाएगा। अब CB अपॉन DE जो है, ये CB अपॉन DE, अब ये चीज अगर देखें हम टेन थीटा के लिए अगर ले, तो स्मॉल एंगल के लिए आपने देखा होगा कि टेन आई जो है या टेन थीटा जो थीटा के बराबर मिलता है, वैसे ही साइन थीटा भी थीटा के बराबर मिलता है। तो हम साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर ले सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाला और ये वाला तो डिस्टेंस सेम ही होगी, AB और AD क्या होगी सेम। तो ये साइन थीटा टेन थीटा के जब बराबर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है CB अपॉन बेस कितना है BA या AB ले ले, ठीक है। वही अगर टेन R लेंगे हम, ये तो I हो गया टेन I, वही अगर हम टेन R लेते हैं तो उसमें भी देखिए कितना मिल जाएगा DE अपॉन AB, जो कि दोनों बराबर ही होगा, ये AD और AB तो है ना, तो ये नॉर्मल के बराबर ही है, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे, तो ये AD और AB सेम ही हो जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर हम ले इन दोनों का अगर हम रेशियो ले, जो कि साइन I अपॉन साइन R है, तो यहां से कितना मिल जाएगा देखिए टेन I की जगह पर यहां पे हम कितना ले सकते हैं, CB अपॉन DE को कितना ले सकते हैं, देखिए टेन I अपॉन टेन R अगर ले इन दोनों का रेशियो, तो वो कितना मिल जाएगा CB अपॉन, देखिए सीधा ही मिल रहा है, किसके बराबर मिल जाएगा DE के, CB अपॉन DE मिल जाएगा। तो CB अपॉन DE को भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए AB अपॉन AB जो लिया ना हमने उसके बराबर ले सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, सीधी सी चीज अगर देखे तो वो VT अपॉन CT मिल जाएगा। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो साइन I अपॉन साइन R जो है वो यहाँ पर कितना मिलेगा V बाय C के मिलेगा, जो कि V बाय C क्या होता है म्यू के बराबर होता है, किसके बराबर होता है म्यू, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो आपने बताया ना मैंने यहाँ पे आपको ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं। अपवर्तनांक जो है एक किसी भी माध्यम में जब सघन माध्यम से वो या विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तो इन दोनों के वेग, इन दोनों माध्यम के कारण उसके वेग में परिवर्तन जितना भी हो रहा है, तो उन दोनों माध्यम में जितना भी वेग है उनके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब देखिए अपवर्तन कौन करता है, लेंस करते हैं। लेंस भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि हमने अभी देखा है, देखो रिफ्रैक्शन किसमें होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है, ठीक है ना। अब किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वापस ले लीजिए। तो ये पारदर्शी माध्यम में मिलता है हमको। अब पारदर्शी माध्यम लेंसेज भी होते हैं, तो लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं, ठीक है ना। तो लेंसेज क्या होता है, अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज कर्व्ड दैट फॉर्म्स इमेजेस बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो क्या होता है लेंसेज, लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम है जो बाउंड होता है किससे, दो सरफेसेस से, जिसमें एक कर्व्ड हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है, दोनों ही कर्व्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन विच इज कर्व्ड दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटलीस्ट कोई एक ना एक कैसा हो, कर्व्ड हो, ठीक है ना, दोनों सरफेसेस में से। जैसे लेंस क्या होता है, ये होता है, देखो इसमें दोनों ही सरफेसेस कैसे हैं, उत्तल है, तो इसको डबल कॉन्वेक्स भी कहते हैं या उत्तलो उत्तल कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक साइड का प्लेन ले लिया और दूसरे साइड का उत्तल ले लिया, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, समतलो उत्तल, है ना। फिर दूसरा एक प्लेन ले लिया और दूसरा कैसा हो रहा है, अवतल हो रहा है, तो समतलो उत्तल ऐसा भी होता है, या फिर दोनों ही अवतल हो सकते हैं, है ना। तो ये लेंसेज कहते हैं इनको। और कैसे बने होते हैं, ये पारदर्शी माध्यम से बने हुए होते हैं,
ठीक है ना। या फिर उनका उल्टा भी कर सकते हैं, प्लेन उधर ले सकते हैं, कॉन्वेक्स इधर ले लिया और उधर दूसरी साइड प्लेन ले लिया, या फिर कॉनकेव इधर ले लिया और दूसरी साइड प्लेन ले लिया। तो ऐसे कई प्रकार के लेंस होते हैं, इसीलिए मतलब जिसका एटलीस्ट एक भाग कैसा हो, कर्व्ड हो, एटलीस्ट एक भाग कैसा हो, कर्व्ड हो या वक्राकार हो, ठीक है ना। जिसका एक भाग कैसा हो, वक्राकार हो, उसे हम लेंस कहते हैं। मतलब लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है जो जिसका कम से कम एक भाग, कम से कम एक भाग कैसा हो, वक्राकार हो, एक भाग वक्राकार हो, जो प्रतिबिंब अपवर्तन के फलस्वरूप, जो प्रतिबिंब अपवर्तन के फलस्वरूप बनाता है, अपवर्तन के फलस्वरूप बनाता है, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लेंस के भी टाइप्स होते हैं ये बताया मैंने, लेकिन मेजरली अगर देखें तो आपके लिए दो टाइप के देखने को मिलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। वैसे उनको भी डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव कहते हैं। ये जो आप उत्तल लेंस ले रहे हैं ना, ये भी उत्तल लेंस है, तो ये भी कौन सा है, डबल कॉन्वेक्स है। मतलब इसके दोनों ही सतह कैसी है, कॉन्वेक्स की फॉर्म में है, उत्तल है, ठीक है ना। इधर वाला भी उत्तल और इधर वाला भी उत्तल है। अब उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए लेंस के प्रकार कितने हैं, दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल। तो उत्तल लेंस जो है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, थिकर एट द सेंटर, थिनर एट एज। तो क्या होता है, सॉरी कैसा होता है, देखिए थिकर एट दी सेंटर एंड थिनर एट एज। बीच से मोटा, किनारों से पतला होता है। देखिए बीच से तो कैसा है, मोटा, और किनारों से पतला होता है। देखिए थिकर एट द सेंटर, सेंटर से थिकर है, और थिनर एट दी एज, ठीक है ना, तो किनारों से पतला होता है। और क्या होता है, देखिए कन्वर्ज पैरेलल रेज टू द फोकस। देखो जितनी भी पैरेलल किरणें ये आ रही है, समांतर किरणें, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के, तो वो कहां पर कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम में, तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो दूसरे भाग में, मतलब दूसरे भाग में, ठीक है ना, अदर साइड, वहां पर क्या करेगा, ये फोकस करेगा लाइट्स को, जितने भी पैरेलल रेज आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां पर करेगा, फोकस पॉइंट पर। कहां पर, फोकस पॉइंट पे। इसको फोकस पॉइंट कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। और देखिए क्या है, कैन फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये भी क्या करता है, वह रियल और वर्चुअल, देखिए जितने भी कन्वर्जिंग थे वहां पे भी देखिए अभिसारी जब दर्पण था तो वो भी दोनों बना रहा था, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे अभिसारी कौन सा है, कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, तो ये भी कौन से बनाएगा, दोनों ही बनाएगा, वर्चुअल और रियल। वो भी, ये भी वही सिचुएशन में जब इसका भी ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में जब यहाँ पे रखते हैं बिंब को, तो ये भी सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी दोनों चीज बना सकता है। मोस्टली ये कैसे बनाता है, रियल इमेज बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक सिचुएशन में ये वर्चुअल इमेज भी क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो और इसका यूजेस क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास में और कैमरा और माइक्रोस्कोप में है। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका यूज किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लेते हैं ना नॉर्मली, है ना, वो जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और कैमराज और माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब इसका दूसरा टाइप जो है वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस जिसको हम बोलते हैं। अब ये कैसा होता है, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा है, तो थिनर एट द सेंटर और थिकर एट द एज। अब देखिए किनारों से तो मोटा है, लेकिन बीच से ये कैसा रहता है, पतला रहता है। अब किरणों का फैलाता है, ये किरणों को डाइवर्स करता है, जैसे मैंने उधर भी बताया था, ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉनकेव देखो कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये भी क्या करता है, किरणों को फैलाता है,
डाइवर्जेज लाइट रेज, ये भी लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। देखिए जितनी भी ये पैरेलल रेज आ रही है वो इससे टकराने के बाद देखिए यहाँ पे रिफ्रेक्ट होके फिर वापस बाहर जा रही है ना। रिफ्लेक्ट होके जब बाहर जा रही है तो ये क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है। किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उससे पहले जो कॉन्वेक्स लेंस था वो क्या कर रहा था, दोनों ही बना रहा था, आभासी भी और वास्तविक भी। लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है। अब इसका यूज कहाँ है, देखिए स्पेक्टेकल्स फॉर मायोपिया। किसमें यूज किया जाता है इसका, स्पेक्टेकल्स में। किसके लिए, फॉर मायोपिया के लिए। अब मायोपिया क्या होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं, दृष्टि दोष में इनका उपयोग किया जाता है। मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, तो दृष्टि दोष भी हम पढ़ेंगे ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ होता है, देखिए स्पेक्टेकल्स में, चश्मों में यूज किया जाता है, जिसको मायोपिया होता है, जिसको पास की चीजें तो दिखती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती, जिसको नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी कहते हैं, जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसका यूज किया जाता है चश्मों में, चश्मों में किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब ये दोष क्या होते हैं, देखिए हमारी आंखों में कितने प्रकार के दोषेस मिलते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, कितने आई साइटेडनेस हमको देखने को मिलती है, तो वो भी चीज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।